हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सीबीएसई क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तुम लोगों के बोर्ड्स नियर्स है तो प्लीज़ पढ़ाई अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दो और सीबीएसई के जो भी सैम्पल पेपर आ रहे हैं उसी के हिसाब से तुम्हारा बोर्ड बनेगा। तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस सैम्पल पेपर में मेन बात है सारे क्वेश्चन लॉजिकल है। लॉजिकल से मतलब कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पूछी गई है क्वेश्चंस में। हमेशा साइंस का पेपर कैसा बनता है, एक लॉजिकल सा पेपर बनता है, कभी भी ये नहीं कि डायरेक्ट डेफिनेशंस क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3 सेक्शन है, तुम्हें पता है तुम्हारा पेपर कैसे आएगा। सेक्शन ए जिसमें 7 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, सेक्शन बी जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, और सेक्शन सी जिसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इंटरनल चॉइसेस है क्वेश्चन में। ओके, चलो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। द टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं हमें PQRS, जिसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं 26, 281, 287 एंड 288। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन। कह रहा है कि कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा। अब तुम्हें ये तो पता है कि कोवलेंट बॉन्ड इस वाले क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, ए पार्ट का, कि कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, नॉन मेटल्स बनाएगा। अब तुम्हें इन चारों में से फाइंड करना है कि कौन से नॉन मेटल्स है। कैसे फाइंड करोगे, जिनके लास्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वही नॉन मेटल है। ठीक है, चलो देखते हैं। पी इज़ अ नॉन मेटल, हाँ। क्यों नॉन मेटल नहीं है, ये तो एक मेटल है, ये तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और मेटल बन जाएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, 7 जिसके पास है वो क्या है, नॉन मेटल है, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। इसके पास तो लास्ट शेल में 8 है, मतलब ये क्या होगी, कोई ना कोई नोबल गैस होगी, और नोबल गैस कभी भी कोई भी नहीं बनाती, वो तो ना कोवलेंट बनाती है ना आयनिक बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, P एंड R। ठीक है, ए वाले का आंसर क्या हो गया इसका, P एंड R विल मेक कोवलेंट बॉन्ड्स। ये बात समझ आई कि P और R कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख के, कि इनके जो लास्ट शेल होते हैं उसमें 5, 6, 7 में से एक, मतलब इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ताकि जैसे इसके पास 6 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टेबल होने के लिए, 7, 8, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, जिसके पास 7 है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा। तो ये लोग नॉन मेटल है, या फिर ये लोग क्या करेंगे, कोवलेंट बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे, क्योंकि मेटल्स कभी भी शेयरिंग नहीं करता। लॉजिक समझ आया क्वेश्चन का, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। वो कह रहा है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना देगा किसी एक एलिमेंट से, मतलब किसी भी नॉन मेटल से बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे बनाता है, सेवरल कंपाउंड्स कैसे बनाता है, क्योंकि इसके पास 2 प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी, एक तो इसके पास टेट्रावेलेंसी है, क्या है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है, इसके पास 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है ये। दूसरा कैटिनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, इन 2 रीजंस के चक्कर में ये क्या करेगा, बहुत सारे कंपाउंड्स बना देता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मान लो पीरियोडिक टेबल का या फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इक्वेशन मिक्स करके दे दिया। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये कह रहा है कि ये पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट दिखा रहा है। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, मतलब कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा। फिर से वो ये याद रखना कि कोवलेंट कंपाउंड्स हमेशा नॉन मेटल बनाते हैं। ठीक है, पहले में भी यही लॉजिक था, दूसरे में भी यही लॉजिक है। ठीक है, अगर नॉन मेटल कौन से होंगे, हमें पता है कि ये दोनों, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, है ना। देन दिस इज़ 13, दिस इज़ 14, दिस इज़ 15, दिस इज़ 16, दिस इज़ 17 एंड दिस इज़ 18। ये सारे ग्रुप्स तुम्हें पता है। ठीक है, हमेशा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में तो मेटल्स है, और यहाँ पीछे से ये नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, ये मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर इन 14, 15, 16, 17 में से कोई एक ग्रुप है, 18 नहीं, 18 इज़ अ नोबल गैस वाला ग्रुप है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इनमें से 14 से 15 में से, किस में से, 14 से 15 में से कोई एलिमेंट होगा तो ये क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पीछे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। सो आंसर क्या हो गया, नॉन मेटल कौन सा, मतलब कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा, Y and Z। बात समझ में आई।
वाई और जेड इज़ द आंसर। ठीक है, स्टेट, वेट सॉरी, इसका आंसर नहीं है वाई जेड, किसका, इसका, वाई एंड जेड इज़ द आंसर। बिटवीन द टू एलिमेंट्स डब्ल्यू एंड जेड विच विल हैव बिगर एटॉमिक साइज। वो कह रहे हैं एक हमारे पास डब्ल्यू है ये, और एक हमारे पास है जेड, बताओ किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, ये शेल है बाहर, तो जो न्यूक्लियस से ये जो ये है, ये क्या है, ये एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस देखना है मतलब वही साइज़ देखना है कि किसका साइज़ बड़ा होगा, जेड और डब्ल्यू में से किसका बड़ा होगा। देखो जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज़ बढ़ता है, जैसे जैसे इधर जाते हैं साइज़ डिक्रीज़ होता है, ये डिक्रीज़ हो रहा है साइज़। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये क्या है, साइज़ के लिए है, ये एटॉमिक रेडियस के लिए है। ठीक है, ऐसे ऐसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो जेड तो ऑलरेडी डिक्रीज़, और नीचे जाओगे ये तो पहले ही ऊपर है, तो ये छोटा होगा ही होगा, तो डब्ल्यू का बड़ा होगा। बात समझ में आई, डब्ल्यू का क्यों बड़ा होगा, आंसर इज़ डब्ल्यू। इज़ दैट क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम पीनिस। क्या कह रहा है कि मेल गैमेट, जब उसका स्पर्म, मेल गैमेट जो होता है या स्पर्म जो होता है, जब मेल बॉडी से निकलकर फीमेल बॉडी में जाएगा थ्रू पीनिस, तो उसका आगे का वो क्या होगा, पाथ क्या होगा। ठीक है, तो फीमेल बॉडी में सबसे पहले वो वेजाइना में जाएगा। ठीक है, वेजाइना में जाएगा, देन यूट्रस में जाएगा, देन फेलोपियन ट्यूब्स में जाएगा। ठीक है, देन फेलोपियन ट्यूब्स में जाएगा। अगर हम देखो, लेट मी शो यू वन डायग्राम। दिस वन, देखो इसमें क्या दिखा रहा है, अगर फीमेल यहाँ से स्पर्म आया है ना, अगर यहाँ से स्पर्म आया सबसे पहले किस में जाएगा, वेजाइना में। ठीक है, देन सर्विक्स तुम पढ़ सकते हो, मतलब ये क्या होते हैं, नेक ऑफ वेजाइना, माउथ ऑफ वेजाइना मतलब, तो यहाँ पे जाएगा, देन यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस से कहाँ चला जाता है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इज़ दैट क्लियर, आंसर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्लियर है कि पहले वेजाइना में जाएगा, देन यूट्रस में जाएगा, देन फेलोपियन ट्यूब्स में जाएगा। वरना इस डायग्राम से यू कैन सी कि जब पीनिस यहाँ पे आए, मतलब पीनिस से स्पर्म आएगा, सीमेन आएगा, सबसे पहले वेजाइना पे जाएगा, देन यूट्रस पे जाएगा, देन ये सारे पार्ट्स तुम इतने डिटेल में मत पढ़ना, वरना लिख सकते हो वेजाइना से सर्विक्स, मतलब वेजाइना से जाएगा सर्विक्स में, देन कहाँ जाएगा, यूट्रस में, देन फेलोपियन ट्यूब्स में। इज़ दैट क्लियर, ये होगा पाथ स्पर्म का या मेल गैमेट का। नेक्स्ट, अब 20 वाला पढ़ते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ सेट, वो कह रहा है नंबर ऑफ सेट बताओ प्रेजेंट इन अ जायगोट। जायगोट में सेट कितने होते हैं। ठीक है, ये मेल है, मेल गैमेट, और ये मेल गैमेट है जिसमें n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। देन ये फीमेल गैमेट है, जिसमें भी n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और दोनों मिला के क्या बना देते हैं, जायगोट बना देते हैं, जिसमें कितने सेल होते हैं, 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2n। थोड़ा डिटेल में करके लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा लिखने की नीड नहीं है, बट स्टिल तुम प्रॉपर डिटेल में लिखना। तो 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं किसमें, जायगोट में, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं जायगोट में। इज़ दैट क्लियर, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राजेश observed a patch of greenish black powdery mass on a stale piece of bread। ठीक है, वो कह रहे हैं राजेश ने क्या देखा है, ग्रीनिश ब्लैक पाउडर सा मास देखा, किस पे, ब्रेड पे, स्टेल ब्रेड पे, रॉटन ब्रेड पे। ठीक है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो शो करता है। कौन सा होगा, ब्रेड मोल्ड होगा, ऑफ कोर्स है। ठीक है, कौन सा होगा, ब्रेड मोल्ड।
ब्रेड मोल्ड का नाम क्या होता है? राइजोपस, राइजोपस होगा, ठीक है। और इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? स्पोर फॉर्मेशन कह लो, स्पोर फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। देन नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या होता है? जिससे वो रिप्रोडक्शन ना करे, जो जिसमें पूरे 2n नंबर ऑफ सेल हो। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो, सॉरी 2n नंबर ऑफ सेल नहीं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें n नंबर हो। तो वेजिटेटिव पार्ट इसका क्या हो जाता है? हाइफा या हाइफे, ठीक है। हाइफे इज द वेजिटेटिव पार्ट। और स्पोरेंजियम जिसमें स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियम इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका भी हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सी दिस इज द डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ठीक है। इसमें देखो ये हाइफे है, ये हाइफा है, ये क्या है? ये वेजिटेटिव पार्ट है। ये स्पोरेंजियम है, ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इज दैट क्लियर? ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है। राइजोपस इज द ब्रेड मोल्ड, जो कि ब्रेड पे लगता है। बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन 2 फील्ड। मस्टर्ड क्या कर रहा है? 2 फील्ड में ग्रो कर रहा है, ए और बी फील्ड है। विच फील्ड? वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर्ड सीड। ए में कौन से कलर की सीड बने? ब्राउन कलर की। और बी में कौन से बने? येलो कलर्ड सीड। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन फील्ड ए द ऑफस्प्रिंग शोड ओनली पेरेंटल ट्रेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन फॉर क्या कह रहा है? कि ऐसा देखा गया जो फील्ड ए है उसमें तो बहुत सालों से कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन से क्या बन रहे थे? जो पेरेंट वाले ट्रेट्स है, मतलब जो पेरेंट्स के पास कैरेक्टरिस्टिक है वही ऑफस्प्रिंग में आ रही थी। जबकि बी में क्या हो गया? ऑफस्प्रिंग शोड अ वेरिएशन। बी में क्या हो गई? ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन दिखी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सोचो क्या रीज़न हो सकता है? ए में वेरिएशन नहीं दिखी, ए में तो सेम ट्रेट्स दिखते रहे। क्यों? मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब रीज़न क्या दे सकते हो? कि ए वाला जो फील्ड है उनके प्लांट्स में या मस्टर्ड के जो प्लांट्स है उसमें क्या हुआ होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि जो बी है उसमें क्या हुआ होगा? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें वेरिएशन हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़े। रीजंस बताने हैं, तुमने बता दिए। अब ये देखो, ये इंटरनल चॉइस है, या तो तुम्हें ये करना होगा या तुम्हें ये करना होगा, बट वी विल सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तुम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, ठीक है। चलो, इन अ एसेक्सुअल reproducing species, if the X exists 5% and trait Y exists 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier? वो कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है, उसमें Y तो 70% है और X खाली 5% है। X का जो जीन है या X की जो ट्रेट है वो 5% है, ठीक है। ऐसा क्यों? या फिर मतलब वो कह रहे हैं कि कौन सी पहले आई होगी। ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें पता है वेरिएशंस नहीं होती, ठीक है। तो ये 70% बनी है, तो ये ऑलरेडी पेरेंट में होगी और ये बढ़ती गई आगे। तो इसका आंसर है Y पहले आई होगी। इसका आंसर क्या है? Y। ऑफकोर्स सी बात है कि Y ज़्यादा है तो Y पहले आई होगी। Y जो है वो अराइज अर्ली हुई होगी। बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लैबोरेटरी। एक सिंपल सी मोटर, ये मोटर का डायग्राम है, तुमने पढ़ा है, तुम्हारे उसमें है, सिलेबस में है। अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्सिल बिटवीन द पोल्स ऑफ द हॉर्स शू मैग्नेट। ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, ये उसके पोल्स है, उसके बीच में क्या रख दी? कॉइल रख दी। अब क्या पूछ रहे हैं आगे देखते हैं हम। इन द अबव एग्जाम्पल ABCD इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ABCD ये वाली कॉइल की बात कर रहा है, ठीक है, इज हॉरिजॉन्टल एंड द बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन। बैटरी कनेक्टेड ऐसे है, ठीक है। फॉर दिस पोजिशन स्टेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो कह रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। चलो देखते हैं। ये मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगी, बट यू विल यूज़ कौन सा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें तुम डायरेक्शन की करंट ये लोगे, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा प्लस से निकलता है, तो डायरेक्शन की करंट ये हो गई। और फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है? नॉर्थ से साउथ तक। तो ये क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो जब तुम देखोगे तो ये डाउनवर्ड्स निकलेगा, ठीक है। ये क्या होगा? डाउनवर्ड्स फोर्स बनेगा। इज़ दैट क्लियर? आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है।
वाई डज द करंट इन द आर्म बी सी इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू टर्निंग। वो कह रहा है जो बी सी में करंट है उसमें मतलब क्यों नहीं वो टर्न करने में हेल्प कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। एक तो बी सी देखो कैनारा अच्छा चलो नहीं करते, ये बी सी ऐसे है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है ना, और दूसरा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है जिसमें से वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, दोनों हो गए पैरेलल। इस पोजीशन में सबसे पहले तो मिनिमम फोर्स लगता है, सबसे कम फोर्स लगता है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे बी ए में लगा। सी दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज तुम्हारा करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर है, इसमें तो अच्छा फोर्स लगेगा, बट ये दोनों तो पैरेलल है तो इसमें तो मिनिमम फोर्स लगेगा। पहला तो रीज़न यही हो गया। दूसरा ये कॉन्ट्रीब्यूट इसलिए भी नहीं कर रहा, अब जो ए डी है, ए डी में इसका अपोजिट फोर्स लगेगा, इसलिए ए डी वाली में अपोजिट फोर्स लगेगा। तो बी सी में सबसे पहले तो मिनिमम फोर्स लगेगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो भी फोर्स लगेगा वो ए डी उसको कैंसिल कर देगा, ए डी उसको कैंसिल कर देगा, इसलिए ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टर। वो कह रहा है इसके पास एक बैटरी है, ये रही, एक वेरिएबल रेजिस्टर है ये रहा, एक सोलेनॉइड है ये रहा। द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट इन द सोलेनॉइड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बता रहे हैं। स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। वो कह रहे हैं बताओ इस पैटर्न में तुम्हें कहाँ लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इधर जहाँ पे। इसका लॉजिक क्या है, ये तुम्हारा बेसिक मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ का आ गया कि जहाँ पे लाइंस क्लोज होती है, लाइंस आर क्लोजर, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, बी लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये वाला लगेगा, ठीक है। कहाँ पे, अप एंड डाउन, हेयर एंड हेयर ऑफ द सॉलिड। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो लिखोगे अप एंड डाउन ऑफ द सोलिनॉइड एंड रीजन इज लाइंस आर क्लोजर, जहाँ पे लाइंस क्लोजर होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अच्छा, इसका भी नीचे चला गया है। वॉट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, बट ये डायग्राम से रिलेटेड नहीं है। वॉट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिजर्व, मतलब जब करंट उल्टा करा, रिवर्स करा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा। बी विल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी reversed, या will also be reversed. Is that clear? Okay, so ये environment का question आ गया, DDT वाला। DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquito. How would it affect the trophic level in the following food chain associated with a lake? ठीक है, क्या कह रहा है ये कि इधर क्या करा, ये एक तो मेरे को वो बता रखी है फूड चेन, ठीक है, ये फूड चेन बना रखी है। यहाँ पे वो कह रहा है हमने डीडीटी स्प्रे कर दिया किसी ओशन में या जिस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। जब यहाँ पे डीडीटी स्प्रे करा तो वो सारी जनरेशन्स में, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में चला जाएगा। कैसे? ये पानी में था, प्लैंकटन इज़ द प्लांट, स्मॉल प्लांट जो कि सी में प्रेजेंट होते हैं, लेक में प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी डीडीटी आ गया। देन स्मॉल फिश ने प्लैंकटन खाया, उनमें भी आ गया। लार्ज फिश ने स्मॉल फिश खाया, उनमें भी आ गया। और हॉक ने लार्ज फिश को खाया तो हॉक में भी आ गया। सबसे ज़्यादा हॉक में आया क्योंकि लार्ज फिश का साइज़ बड़ा था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन की वजह से पूरी फूड चेन में डीडीटी प्रेजेंट हो गया। और जबकि डीडीटी हमने किसके लिए डाला था, खाली मस्किटो के लिए डाला था कि वो ना बने, बट सबकी बॉडी में आ गया जो कि एक हार्मफुल केमिकल है और ये अब हार्मफुल रिएक्ट करेगा बॉडी में। इज़ दैट क्लियर? और वाला क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोज इंडिकेट्स एनर्जी लॉस टू द एनवायरनमेंट। कह रहे हैं वर्टिकल एरो जो होते हैं इंडिकेट करता है जो ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर में एनर्जी जा रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। और हॉरिजॉन्टल एरो इंडिकेट ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे ग्रीन प्लांट से डियर में चला गया, डियर से टाइगर में चला गया। विच वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एरोज बी और डी रिप्रेजेंट मोर एनर्जी, गिव रीजन। मतलब अच्छा सॉरी ये भी है ए सी और ई में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स लेते हैं और प्लांट ही रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। कुछ तो ये अपनी डाइजेशन के लिए ले लेते हैं, कुछ तो प्लांट्स जो है अपनी डाइजेशन के लिए एनर्जी ले लेते हैं, और बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, बट प्लांट सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये फूड बनाते हैं, यही डाइजेशन के लिए। तो सी ई में से ए में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होगी। देन बी और डी की वाला लेते हैं। बी और डी में क्या लगा, 10% रूल लगा,
10% एनर्जी लॉ, 10% एनर्जी लॉ। इसमें क्या होता है, 10% एनर्जी, जैसे जितनी प्लांट्स के पास एनर्जी, उसकी 10% ऑफ प्लांट एनर्जी डियर के पास जाएगी, देन डियर के पास ऑलरेडी कम आई, उसकी भी 10% टाइगर के पास जाएगी। तो मतलब बी वाला ज़्यादा होगा ना डी से, क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी प्लांट से कम थी, ठीक है। फिर इसने इससे ली, उसकी भी खाली 10% टाइगर के पास गई। इसे क्या बोलते हैं, 10% एनर्जी लॉ के चक्कर में बी वाले में ज़्यादा एनर्जी होगी एरो पे, जबकि डी में कम होगी। इज़ दैट क्लियर? नाउ योर सेक्शन ए इज़ ओवर। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सारे 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ओवर हो गए। और तुमने अभी देखा कि कोई सा भी इसमें एक भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि इसकी डेफिनेशन बताओ, इसका ये बताओ, सब लॉजिकल पेपर है। इट वॉज अ नाइस पेपर, अच्छा पेपर बनाया है, मतलब सैम्पल पेपर अच्छा है ये वाला, ठीक है। बट तुम बिल्कुल थ्योरेटिकल स्टडीज़ मत करना साइंस की, कभी भी ऐसा पेपर नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डेफिनेशंस पूछते हैं, बट ज़्यादातर पेपर लॉजिकल होता है। चलो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं।